हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपके सामने फिर आज से राज्य व्यवस्था से संबंध में एक टॉपिक लाया हूँ। आखिर संविधान क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन को चालू करते हैं। देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक छोटा मैं बता दे रहा हूँ, एक छोटी सी बात कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे देश में क्या है, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक भाषाभाषी लोग हैं, अनेक जाति है, अनेक अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। इन सभी को क्या है कि सभी को हित है, सभी को हितों की पूर्ति करना है। तो ये हितों की पूर्ति करना है तो हमको एक ऐसा कानून, एक ऐसा दस्तावेज चाहिए ना, ताकि सब इस पर विश्वास करे और सब इसको अपने अंतर आत्मा से माने। तो वैसा दस्तावेज के रूप में संविधान का निर्माण किया गया। चलिए अब संविधान की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो संविधान की विशेषता, पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। पहला विशेषता क्या है? संविधान। संविधान की विशेषता भारतीय संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था का प्रबंध किया गया। तो प्रबंध किया गया, ठीक है, मान गए संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रबंध किया गया। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं ये तो जानना आवश्यक है। जरूरी है ना कि ये जाने कि संघात्मक व्यवस्था क्या है। सीधे थोड़ी ना जान जाएंगे कि हाँ संघात्मक व्यवस्था रखना, तो थोड़ी समझ लीजिए, तो रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो हम समझेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि संघात्मक व्यवस्था क्या होता है। तो एग्जाम्पल में पहले समझ लीजिए। एक घर है, आपका घर है, मेरा घर है, किसी का घर है। इसमें 4 व्यक्ति है, अनेक बहुत व्यक्ति होते, 3 4 5, ये सारे व्यक्ति हैं। सभी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विकास करना। किसको? घर का विकास करना। लेकिन जब घर का विकास करेगा तो सब अलग अलग माध्यम से करेगा, सब एक ही माध्यम से थोड़ी करेगा। किसी के पास नौकरी होगा, किसी के पास प्राइवेट नौकरी होगा, किसी के पास कृषि से मतलब कि कोई कृषि में संलग्न होगा, कोई दुकान होगा, बिजनेस होगा। इस सभी के माध्यम से ये क्या करेगा, सब अपने अपने माध्यम से क्या करेगा, घर का विकास करेगा, घर का विकास करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये था कि घर के विकास, पिताजी है घर के, तो आप देखते हुए कि जब पिताजी कमाते रहते, मतलब जब पिताजी का टाइम रहता है तो उस समय क्या होता है कि विकास घर का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बैठ कर खाते हैं। तो इस कारण पिताजी कितना कमा लेते उतना विकास नहीं हो पाता। जब हम लोग कमाना स्टार्ट करते हैं तो घर का उन्नति होता है। तो उसी लिए इतना समझ गए कि क्यों लाए। तो इसीलिए जरूरी है ना कि इसमें कि सबको अलग अलग, सब अपने स्तर पर विकास करें, सब अपने अपने स्तर पर विकास करें। जब सब अपने अपने स्तर पर विकास करेगा तो घर में क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक, घर में विकास होगा। तो उसी संदर्भ में अगर हम देखें संविधान भारत के, तो देखिए ये भारत है, ये भारत है। भारत को भी विकास चाहिए, माने भारत का भी विकास होना चाहिए। लेकिन अकेला केंद्र भारत को विकास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत बहुत ज्यादा क्षेत्र है। ये राज है, 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 सभी राज है, सब राज है। और चूंकि एक में केंद्र में बैठकर सभी राज्य का समाधान नहीं कर, मैंने सभी राज्य के समस्या का समाधान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अनेक राज्य है, अनेक समस्याएं हैं, सभी अलग अलग समस्या है। एक जैसे तो समस्या नहीं कि चलो एक बार योजना बना दी कि चलो इस समस्या का निपटान करें, ऐसा तो नहीं, सभी के पास अलग अलग समस्या है। तो जरूरी ये था कि जो राज्य की जो व्यवस्था है उसको एक के अधीन न कर एक से अधिक स्तर पर लागू किया जाए।
तो वही हुआ। तो संघात्मक व्यवस्था का अर्थ वही होता है कि संघ में सहयोग, यानी कि संघ होता है ना, संघ माने एक से अधिक लोगों का सहयोग। तो इसीलिए क्या आवश्यकता था कि सभी राज्य को, माने राज्य और केंद्र में, और केंद्र और राज्य और केंद्र में मतलब कि राज्य और केंद्र में, राज्य और केंद्र अपने स्तर पर विकास करें। तो जब विकास करेगा तो विकास, ये मान लीजिए विकास करेगा, ठीक, ये विकास करेगा, कोई राज्य है, ये राज्य विकास करे, तो इसको विकास के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, संसाधन चाहिए, संसाधन पर नियंत्रण करने के लिए साधन चाहिए। इस पर नियंत्रण करने की विधि चाहिए। तो क्या हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच क्या हुआ? केंद्र और राज्य के बीच कहा गया कि विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति तथा प्रशासनिक शक्ति हो गया, विधायक शक्ति हो गया, और विकास करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, धन चाहिए। तो धन मतलब वित्तीय शक्ति। राज्य और केंद्र के बीच विभाजन, माने कि राज्य और केंद्र के बीच विभाजित किया जाएगा, उन पर पृथक्करण किया जाएगा, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच विभाजित किया जाएगा। लेकिन आवश्यकता ये भी थी कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको ज्यादा वैल्यू दे देंगे राज्य को, तो राज्य ये अगर इसको हम ज्यादा अगर वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए घर है, एक घर है, इस घर में किसी व्यक्ति, मान के हम ही को ज्यादा प्रधानता दे दे, तो हम किसी के अधीन रह के काम करना चाहेंगे? नहीं ना चाहेंगे। हम सोचेंगे हम स्वतंत्र होकर काम करें, हम पर कोई नियंत्रण लगाने वाला कोई ना हो, हम जो कहें से हम ही करें। तो जैसे ये मनोभावना उत्पन्न होगी, उसी तरह से हम घर से मतलब घर से हम अलग होने के प्रयास करेंगे। तो उसी तरह इसको भी इतना शक्ति प्रदान की गई। अगर ये मजबूत हो जाता है तो यह भारत से अलग होने का सोचेगा, ये स्वतंत्र होने का सोचेगा। तो इसलिए आवश्यकता था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से राज्य और केंद्र के बीच सहयोग की भावना को विकसित की गई है। तो वहीं एकात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से राज्य की तुलना में केंद्र को मजबूत किया गया है, ताकि राज्य इससे बिखरे नहीं। घर में पिताजी को अगर मजबूत नहीं किया जाएगा तो घर तो बिखर जाएगा ना। तो यही संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है कि एक से अधिक स्तर पर सरकार होनी चाहिए, और सभी सरकार एक से अधिक स्तर पर सरकार होगी, और सभी को स्वायत्तता प्रदान की, सभी के स्वायत्तता प्राप्त होगी, और सभी अपने अपने स्तर पर विकास करेंगे। और वह विकास क्या, जब सभी अपने अपने स्तर पर विकास करेंगे तो क्या होगा? देश का विकास होगा। तो इसीलिए संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। और आगे देखिए, ये तो पहली विशेषता क्यों अपनाई गई समझ गए। दूसरा का संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, अच्छा, संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई? आखिर कारण क्या था कि संसदीय व्यवस्था अपनाई गई? पहला कारण था कि सरकार मनमानी न कर सके, मनमानी न कर सके। दूसरा का कारण, दूसरा का था कि सरकार मनमानी न करे। अच्छा, मनमानी क्या न करे? तो मनमानी करने के लिए क्या किया गया इसमें? मनमानी न करे। कैसे नहीं मनमानी करे? माने कि सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती। क्यों? कैसे नहीं कर? अच्छा, कैसे नहीं कर सकते? तो क्योंकि संसद जो बनता है, संसद जो पार्लियामेंट बनता है, वो संसद सरकार जो बनता है, सरकार का जो निर्माण होता है संसद के माध्यम से होता है।
संसद के माध्यम से। और संसद का निर्वाचन कौन करता है? संसद का निर्वाचन कौन करता है? जनता। ठीक, अगर यह मनमानी करने लगे, अगर सरकार अगर मनमानी करने लगे, तो मनमानी करने लगे या मुकर जाए, मुकर जाए, माने कि सरकार अपने वादे से मुकर जाए या मनमानी करने लगे, तो जनता को यह अधिकार दी गई है कि 5 साल के बाद सरकार को आप बदल सकते हैं। माने कि उस सरकार, जिस सरकार ने आपको वादा किया है, वो सरकार अगर आपकी बात नहीं मान, आपकी वादा को पूर्ति नहीं कर रही है, तो आपको पास यह अधिकार है कि आप उसको बदल सकते हैं। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ताकि सरकार क्या ना हो, निरंकुश ना हो। निरंकुश ना हो के मतलब होता है कि सरकार क्या करे, सरकार मनमानी ना करे, अत्याचार ना करे। तो इसका अर्थ एगो और निकलता है कि जब संसदीय व्यवस्था है, तो जब सरकार जनता चुनती है, तो इसका अर्थ एक और निकलता है कि इसका मतलब हुआ कि सरकार अस्थायी होगी। तो एक मान लीजिए कि यह अस्थायी, इसकी एक और भी विशेषता हो सकती है। सरकार सरकार अस्थायी होगी। क्यों अस्थायी होगी? ताकि सरकार क्या करे, मनमानी न करे, इसलिए अपनाई गई संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक, समझ गए क्यों अपनाई गई है? देखिए, किसी चीज को अगर समझना है तो पहले उसको उत्पत्ति का कारण समझिए, तभी आपको कोई चीज समझ में। हमें शुरू में हमको भी नहीं समझ में आता क्या है नहीं, लेकिन हम कहें कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये माइंड में सेट हुआ क्यों नहीं आ रहा। फिर दोबारा बात ये सेट हुआ कि आखिर आने न आने के पीछे का कारण क्या है। 2 रात हम उसके बारे में सोचे, तीसरा रात में हमको आंसर मिला अपने आप में कि उसकी उत्पत्ति के बारे में समझो कि उत्पत्ति क्यों की गई है, किस लिए की गई है, इसका प्रभाव क्या होगा, इसलिए। ठीक, शासन व्यवस्था हो गया। अब आ जाइए, ये हो गया दूसरा का फीचर हो गया, संसदीय व्यवस्था। चूंकि मार्कर ठीक नहीं इसलिए नहीं बुझाता होगा, पीडीएफ डाल देंगे अपना टेलीग्राम मेरा आईडी है ER शिशुपाल कुमार साहिल @123 मारिएगा, टेलीग्राम पर आ जाएगा और उस पर मैं सबका पीडीएफ डाल दूंगा, तो चिंता मत कीजिए। तो दूसरा क्या है, पृथकीकरण, माने कि पृथककरण। केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का पृथक्करण। यानी कि पृथक्करण का मतलब क्या था कि अलग। देखिए, विभाजन का अर्थ अलग होता है, पृथक्करण का अर्थ अलग होता है। यानी पृथक्करण का मतलब है कि पृथक्करण यानी कि कहने का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन।